अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। एक और हंसती मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, उम्मीद है और दुआ भी है कि आप सब लोग जहाँ कहीं होंगे एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार भी रहे होंगे। और खुशहाल और जिंदगी गुजारना हर इंसान की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस खुशहाल और सुकून को हासिल करने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है उस पर हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। जिंदगी को खुशहाल और पुरसुकून बनाने के लिए बहुत मुश्किल और बड़े कामों की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमारे छोटे छोटे जो अमाल होते हैं ना सिर्फ वो हमारे लिए बल्कि जो दूसरों के लिए भी खुशी और सुकून का बाइस बनते हैं। वो कहते हैं ना कि जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से कोई दूसरा खुश होता है। बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो आज हमने बात करनी है उस हस्ती की जो अपनी औलाद के लिए अपने आप को भी छोड़ देती है, और मैं बात कर रही हूँ हमारी सबकी प्यारी माँ के हवाले से, जो बड़ी कुर्बानियाँ देने से भी गुरेज नहीं करती है। और हर घर में कोई फर्द अगर तकलीफ में हो तो माँ को उस वक्त सुकून नहीं मिलता जब तक घर का वो फर्द अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो जाता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अभी भी इतनी बड़ी हो चुकी हूं कि अपना ख्याल खुद रख सकती हूं, लेकिन फिर भी कभी मुझे बुखार हो जाए या मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरी माँ तब तक सुकून नहीं लेती जब तक मैं बिल्कुल ठीक ना हो जाऊं। ये सिर्फ मेरे घर की बात नहीं है, ये हर घर का ही हाल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो पूरे घर का ख्याल रखती है उस हस्ती का उतना ख्याल नहीं रखा जाता जिस तरह रखना चाहिए। उनकी सेहत की उस तरह परवाह नहीं की जाती। आज खास तौर पर माओं की सेहत के हवाले से हमने बात करनी है कि प्रेगनेंसी से लेकर बच्चों के बड़े होने तक माँ को किन पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाई जानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोना जफर है, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मोना, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? शुक्रिया, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मोना, हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो जो ख़वातीन इस वक्त कंसीव करने की प्लानिंग कर रही हैं तो उन्हें क्या एडवाइस आप करेंगी सबसे पहले कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें? प्री कॉन्सेप्शन पीरियड यानी कि प्रेगनेंसी से पहले का पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि एक औरत प्लानिंग कर रही है प्रेगनेंसी की, तो उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? नंबर 1 तो ये है कि उसे अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लेनी है। उसमें जो है डाइट ऐसी हो जो कि न्यूट्रिएंट से रिच हो, जैसे कि मीट है, एग्स हैं, चीज़, मिल्क, ये चीज़ें सारी उन्हें लेनी है। इसके अलावा उन्हें ऐसी डाइट लेनी है कि उनका जब वो प्रेगनेंसी स्टार्ट करें तो उनमें ब्लड की कमी ना हो, एनीमिया ना हो, इसलिए उन्हें ऐसी डाइट लेनी चाहिए। फिर उन्हें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जब वो प्लानिंग कर रही हैं तो 1 से 2 महीने पहले बिफोर कंसेप्शन उन्हें फॉलिक एसिड लेनी चाहिए। ये विटामिन है डेली। ये बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और सर्टन एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं ब्रेन की, उससे प्रिवेंट करता है। फिर मिसकैरेजेस से प्रिवेंट करता है फॉलिक एसिड। इसके अलावा उन्हें अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी, अपने वेट को उन्होंने कंट्रोल करना है, आइडियल वेट रेंज में लेके आना है, ताकि उन्हें प्रेगनेंसी में डायबिटीज ना हो, हाइपरटेंशन ना हो, उनकी डिलीवरी में आसानी हो। इसके अलावा उन्हें अपना जो है कॉफी और टी, इसको भी 1 to 2 कप्स पे लेके आना है, ज्यादा नहीं लेना। और अगर घर में कोई स्मोक कर रहे हैं हस्बैंड तो उन्हें भी चाहिए कि वो ना करें, तो अपने बच्चे की खातिर, अपनी बेगम की खातिर। इसके अलावा कई जो है लेडीज, उनको क्रॉनिक मेडिकल डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक डायबिटीज। अच्छा। तो इनको प्रेगनेंसी से पहले अपनी जो है डायबिटीज कंट्रोल करनी है, और एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन स्पेशली शुगर को बहुत कंट्रोल में होना चाहिए। अदरवाइज उनमें 3 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं कि जो है बेबी में एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाए, लाइक हार्ट की एबनॉर्मेलिटीज़, ब्रेन की, बोन्स की, स्केलेटल मसल्स की। तो इसीलिए कहते हैं कि जो डायबिटिक्स हैं उनमें जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ्स की नहीं है बल्कि 12 मंथ्स की है। अच्छा। उन्हें 3 मंथ्स बिफोर टाइट कंट्रोल करना है ब्लड शुगर का। इसके अलावा अगर वो हाइपरटेंसिव है, क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, वो भी कंट्रोल में होनी चाहिए।
अगर उनके कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं तो उनको चाहिए कि वो अपना उनको भी ठीक करवाएं, मेडिसिन जो है उनको रिव्यू करवाएं जो कंसर्न स्पेशलिस्ट है। दूसरा डॉक्टर मोना, हमारी ये प्रेगनेंसी के दौरान मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा आपने ये बात की है वो डाइट पे एक बात की है कि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। तो डाइट में इसके दौरान ख़वातीन को किन किन न्यूट्रिएंट्स का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस दौरान एक लड़की को डबल खाना चाहिए, एक तो खुद के लिए भी दूसरा बच्चे के लिए भी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट ठीक है? इस बात का आगाज़ मैं इससे करूंगी कि हमारे कायदे आज़म ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि हेल्दी मदर्स जो हैं वो हेल्दी नेशन की ज़ामिन है। एग्जैक्टली मतलब अगर हेल्दी मदर होगी, हेल्दी बेबी बॉर्न करेगी और फिर नेशन बनेगी हेल्दी। मगर इसका ये मतलब कहीं नहीं कि वो डबल खाना शुरू कर दें। मैटर करता है कि क्वालिटी ऑफ फूड पे, क्वांटिटी पे मैटर नहीं करता। आप देखो कि जो बीच के 3 मंथ्स है प्रेगनेंसी में, उसमें सिर्फ जो रिक्वायरमेंट कैलोरीज की हैं वो 380 कैलोरीज और एंड पे 450 टू 500 कैलोरीज। सो क्वालिटी ऑफ फूड मैटर करता है। और ये जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए, जैसे फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करें तो इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही होती है, बेबी बन रहा है, उसके ऑर्गन्स बन रहे हैं, 3 मंथ्स में मुकम्मल बेबी बन जाता है। और उसके बाद जो मिडिल का पोर्शन है उसमें उसकी ग्रोथ 3 इंच से लेके एंड ऑफ 6 मंथ पे वो 1 फुट लंबा हुआ होता है। और एंड का जो 3 मंथ्स है उसमें इंटेंस ग्रोथ और मैचुरेशन होती है, ब्रेन, हार्ट, किडनीज और सारे सिस्टम्स की। सो आप देख सकते हो कि कितना ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। अब अगर हम जब बात करते हैं क्वालिटी फूड की तो उसमें 2 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कॉमनली हर एक को पता है। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। तो इनको जो है औरत को बहुत ज़रूरत है। और बेबी को जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट है, बेबी की वो सारे फंक्शनिंग के लिए, सारे सिस्टम्स के लिए ज़रूरत है। फिर नंबर 2 पे जो आ जाता है प्रोटीन, बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी कमी होगी माँ की खुराक में तो माँ तो सफ़र करेगी मगर साथ में बेबी की ग्रोथ जो है रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। फैट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज नहीं होती मगर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी, जैसे ऑलिव ऑयल बड़ा यूजफुल फैट है। अच्छा। और इसके अलावा ओमेगा 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो हमें है वो बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, तो ये सारी चीज़ों का ख्याल है। अगर हम इसको सम अप करें कि एक प्रेग्नेंट लेडी की डाइट में क्या होना चाहिए, तो उसमें जो है अगर मैं ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करूँ, तो ब्रेकफास्ट बिफोर 9 होना चाहिए। हमें बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलना है। अर्ली ब्रेकफास्ट होगा और उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए। जो बेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें मिलती हैं ये गेहूँ, अनाज, आटा जो है, और चक्की का आटा जो है बेस्ट सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। उसमें एग होना चाहिए और मिल्क होना चाहिए, दलिया, सीरियल्स, ये चीज़ें। फिर इन बिटवीन 2 मील्स जो हैं फ्रूट ले, 2-3 फ्रूट ले, होल फ्रूट ले, जूसेस ना ले, क्योंकि जो है उससे जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी रिलीफ होती है। और दोपहर को इसी तरह डाइट में जो स्पेशल चीज़ है, एक तो मीट ले और डिफरेंट वैरायटी का मीट ले। जैसे अगर एक दिन वो बीफ ले रही है तो सेकंड डे मटन ले सकती है, फ़िश ले सकती है, फिर किसी दिन वो चिकन ले ले, किसी दिन ऑर्गन मीट ले ले जैसे कि लिवर वगैरह, कलेजी। और सैलेड का ज़रूर रखे। और दिन में 8 से 10 ग्लासेस पानी ले और शाम में ड्राई फ्रूट, हैंड फुल ऑफ ड्राई फ्रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ओमेगा 3 है जो कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं 2 मैक्रो न्यूट्रिएंट का और जिक्र करूंगी जिनकी न्यूट्रिशनल अफादियत तो नहीं है मगर उसको बहुत ज़रूरी है। एक तो पानी, ओके, सेकेंडली फाइबर हमें मिलता है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में हो जाती है। पानी जो है वो भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है जिसका कि ज़्यादा चांस होता है प्रेगनेंसी में। तो ये सारे। फिर दूसरे जो कंपोनेंट आ जाता है क्वालिटी फूड में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और वो क्या है? विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन एक तो मैंने आपको बता दिया, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेबी के जो है बोन्स, मसल्स, इनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए जो है वो और इन सब के लिए मेरे ख्याल से डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आपकी कंडीशन को देख के, सिचुएशन को देख के बता सकता है कि क्या डिफिशिएंसी है और क्या चीज़ें आपने लेनी है। इसमें एक और बात भी है कि हमारी सोसाइटी में सिर्फ डॉक्टर के कहने से भी नहीं बात बनती। इसमें हमें थोड़ी सी जो है आगाही माओं को भी होनी चाहिए। अच्छा।
क्योंकि हमारे सोसाइटी में बहुत ये मिथ्स और ये मिसकॉन्सेप्शंस फैले हुए हैं कि जैसे गरम और ठंडा, गरम ठंडा डाइट जो है, और गरम ठंडा ये किसको कहते हैं, जैसे कि मीट है, फिश, एग्स, नट्स, ठीक है, खजूरें, हाँ, मतलब ये हम लोगों ने नहीं खाने, गर्मियों में नहीं खाने। आम डॉक्टर साहब हम खा लें, वो गर्म होता है आम में, और गर्मी क्या चीज़ है, और इस चीज़ से वो क्या करते हैं, स्पेशली शुरू के 3 मंथ्स में ये चीज़ों को वो कहती हैं अवॉइड करो, और ये वो वाले फूड हैं जो रिच हैं आयरन से, प्रोटीन से, कार्ब से, और ये बेबी, और उसी वक्त एम्ब्रियोजेनेसिस हो रही है शुरू के 3 मंथ्स में, और इनका कोई ताल्लुक नहीं है मिसकैरेजेस से, अबॉर्शन से, और ये इस तरीके से वो डिप्राइव हो जाती हैं, महरूम हो जाती हैं अच्छी न्यूट्रिशन से, और फिर बेबी लो बर्थ वेट और उनकी ग्रोथ में मसला, मदर्स की ग्रोथ में मसला ये स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा डॉक्टर मोना, अनीमिया का बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये बताइएगा ये माँ पे और बच्चे पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एनीमिया है क्या। एनीमिया का मतलब है ब्लड की कमी, ठीक है। अगर हम आम जुबान में देखें। WHO रिकमेंड करता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो 11 ग्राम से कम नहीं होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट औरत को। तो हमारे तो जो एक स्टडीज़ बहुत सी हुई हैं जिसमें अर्बन एरियाज़ में ही हमारा इंसिडेंस जो एनीमिया का है वो 26% से लेके 50% तक है। और कॉजेज़ क्या हैं इसमें, जो मेजर कॉजेज़ हैं वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया डेवलप हो जाता है। और सेकेंडली जो आ जाता है वो ये है कि हमें इस चीज़ की आगाही नहीं है कि क्या चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए कि एब्जॉर्प्शन हो जाए आयरन की, जैसे कि हमें चाय ज़्यादा नहीं यूज़ करनी, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती आयरन की, या खाने के साथ चाय नहीं लेनी चाहिए। और इसके अलावा बास प्रेग्नेंट लेडीज़ का प्रेगनेंसी में मट्टी खाने को दिल चाहता है, या कच्चे चावल खाने को, वो भी एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, आयरन की एब्जॉर्प्शन को। ठीक है। अच्छा, एक और वजह जो है हमारे कंट्री में क्यों आयरन की डेफिशिएंसी है, वर्म इन्फेस्टेशन। जो अनक्लीन वाटर सप्लाई है या अनहाइजीनिक वाटर सप्लाई है, उससे वर्म इन्फेस्टेशन का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, और उससे एनीमिया की एक बहुत ज़्यादा वो है। और एक और जेनेटिक कॉज होती है, थैलेसीमिया बोलते हैं। ठीक है। और फिर जो है डाइटरी अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि ये चीज़ों से डिप्राइव कर दिया जाता है जो आयरन रिच फूड है, और इन चीज़ों की तरफ बड़ा जोर होता है। ये आम मिसकॉन्सेप्शन है कि जो भी रेड कलर की वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट हैं उनमें आयरन बहुत ज़्यादा है। जैसे कि टमाटर का जूस पियो, अनार, चुकंदर, इन चीज़ों का जूस पीने से जो है आयरन जो है ब्लड बहुत बढ़ता है। हालांकि वो रिच हैं उसमें विटामिन्स में, विटामिन सी में, उनमें बहुत कम अमाउंट में नॉन हीम आयरन है जो जिससे कि बात नहीं बनती। अच्छा, तो ये है कि जो है। और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका बहुत बुरे इम्पैक्ट है मदर और बच्चे पे। मदर पे तो ये इम्पैक्ट है कि ये जो है ना, जो हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी है ऑलरेडी हमारी इतनी ज़्यादा है, और एनीमिया मेन कंट्रीब्यूटर है मैटरनल मोर्टेलिटी में, क्योंकि ये जो एनीमिक मदर्स हैं इनमें इलामात क्या होंगी, इनमें ये थकावट फील होना, पिलाहट, चिड़चिड़ापन, इसके अलावा जो है ये चेस्ट पेन इनमें ज़्यादा, रात को नींद ना आना, क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प्स, और फिर जब बहुत सीवियर एनीमिया जिन लोगों में होता है उनमें हार्ट फेलियर हो जाता है। अच्छा, फिर ड्यूरिंग मतलब इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारी बॉडी को, बहुत ज़्यादा। फिर डिलीवरी के दौरान इन पेशेंट्स में ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है, और उससे डेथ का बहुत चांस होता है। मतलब इस दौरान, जो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उससे पहले भी और उसके दौरान भी। एक तो घर वालों को उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, दूसरा उस लड़की को भी जो कंसीव कर रही होती है या इस मरहले से गुजर रही होती है उसको भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हमारे साथ प्रोफेसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोना जफ़र मौजूद थी, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मोना, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आई हैं और इसके बारे में हमारे से बात की है। और जिस तरह डॉक्टर मोना भी हमें बता रही थी कि डाइट का बहुत ज़्यादा अमल दखल है इसमें, डाइट का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, कौन कौन सी न्यूट्रिट जो चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए वो आपने ख़ास तौर पर इस्तेमाल करनी है, जिनमें चिकन आ जाता है, मटन आ जाता है, मतलब सब्जियां, फल वगैरह, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और जो बच्चा है वो भी सेहतमंद पैदा हो। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ जिक्र करते हैं आर्ट और आर्टिस्ट का। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और पाकिस्तानी सरजमीन टैलेंट के हवाले से इंतहाई जरखेज है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बासलाहियत नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में पाकिस्तानी कम उम्र तरीन इलस्ट्रेटर होने का एजाज अपने नाम कर रखा है। उनकी तैयार करदा 2D और 3D इलस्ट्रेशंस और एनिमेशंस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में भी पसंद की जाती हैं। उन्हें UN वुमेन समेत कई इंटरनेशनल इदारों की जानिब से एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है और उसके साथ साथ वो राइटर भी हैं और इतनी कम उम्र में उनकी जो 2 किताबें हैं उनमें उनकी जो पोइट्री है वो भी पब्लिश हो चुकी है। इतनी कम उम्र में वो ये सब कैसे कर लेती हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आयशा आसिम है, डिजिटल आर्टिस्ट हैं और इलस्ट्रेटर भी हैं। आयशा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आयशा, इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं आप? सबसे पहले तो हमें बताइए, जो 2D और 3D है ये एक्चुअली है क्या और कब से आपने स्टार्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल लाहौर न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। और अगर जिन लोगों को नहीं पता कि इलस्ट्रेशंस क्या होती हैं, इलस्ट्रेशन इज़ बेसिकली जो पेंटिंग या ड्राइंग स्केचिंग्स की जो डिजिटल फॉर्म होती है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ ही डिजिटल ही होता है, तो उसकी फॉर्म होती है। अब इलस्ट्रेशंस को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, 2D और 3D। ठीक है। 2D जो होती है आपके लिए फर्स्ट स्टेज होता है इलस्ट्रेशंस का। उसमें आप इलस्ट्रेशन जब बनाते हैं तो आप उसको 2 से 3 लेयर्स में डिवाइड कर देते हैं और उसमें आप छोटी छोटी मूवमेंट्स डाल देते हैं, जैसे हाथ की या फिर लाइट ऑन ऑफ की जो छोटी मूवमेंट्स होती हैं। और जब आप उन सब लेयर्स को ज्वाइन करते हैं तो वो एक वीडियो की फॉर्म में बन जाती है, तो वो एक सीन बन जाता है जिसको आप कहते हैं। और अगर हम उससे थोड़ा एडवांस में जाएं वो 3D आ जाती है। 3D आप यूजुअली एनिमेटेड मूवीज में देखते हैं जो कि आपको एक बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लुक देती है। हालांकि होती वो भी इलस्ट्रेशंस ही हैं, बट इट लुक्स मोर रियलिस्टिक। अच्छा। तो उसके लिए लेकिन जो बेसिक डिफरेंस होता है दोनों में वो होता है सॉफ्टवेयर्स का। जब आप 2D कर रहे होते हैं तो आप एडोब इलस्ट्रेटर और प्रीमियर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन जब आप 3D में आते हैं तो आपको और सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, जैसे कि फोटोशॉप या फिर एनिमेशन जो होता है। तो दोनों का ये डिफरेंस आ जाता है, सॉफ्टवेयर्स का डिफरेंस होता है और थोड़े बहुत स्टेजेस का होता है। आपको 3D में ज्यादा मेहनत जैसे कह ली, क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा एडवांस स्टेज होता है, क्योंकि उसमें फिर आपको सब कुछ एक रियल दिखाना पड़ता है, ऑडियंस को शो करना पड़ता है कि सब रियल में हो। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाता है। तो कब से आयशा आप ये कब से रही हैं ये? मैं कोविड जब शुरू हुआ था, मैं तब पहले वैसे मैं इलस्ट्रेशंस जो है स्केचेस में काफी टाइम से करती हूँ, जब से मतलब बचपन से आप कह लें, छोटी सी थी तब से स्केचेस बनाती आई हूँ। लेकिन जब कोविड का टाइम आया, थोड़ी तो बड़ी होती गई, जैसे सब कुछ डिजिटली में हो गया, तो इलस्ट्रेशंस काफी ज्यादा मुझे अट्रैक्ट किया उन्होंने। जैसे एक प्यारी लगती थी, आंखों को अच्छी लगती थी, तो और मतलब उसका ट्रेंड भी थोड़ा सा आप कह लें हो गया था। तो फिर मैंने उसको जब देखा तो बहुत इंटरेस्टिंग था और नया सीखने का शौक भी था। तो फिर मैंने उसको करते करते इलस्ट्रेशंस यूट्यूब से ही सीखी थी। मैंने भी कोई स्पेशल कोर्सेज वगैरह नहीं किए थे। ठीक है। उसको मैंने यूट्यूब वगैरह से सर्च किया, 2-3 सॉफ्टवेयर थे वो खरीद लिए और उन्हीं पे फिर मैंने इलस्ट्रेशंस बनानी शुरू कर दी। मतलब खुद ही से आपने स्टार्ट किया और खुद ही से सीखा, कहीं पर भी आप ट्रेनिंग के लिए नहीं गई, प्रैक्टिस के लिए नहीं गई, घर पे ये सारा कुछ कर सीख लिया। मतलब हम जो आप लोगों को दिखा भी रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, आपको नजर भी आ रही है, ये सारी आयशा की बनाई हुई ही है और ये जैसे बता भी रही हैं कि उन्होंने कहीं से नहीं सीखा। तो क्या इंस्टीट्यूशंस नहीं है या है? आप नहीं गई वहाँ पर? इंस्टीट्यूशंस क्यों नहीं, बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में वैसे तो, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल BNU है, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी, अच्छा, या फिर नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, लेकिन वो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपको 4 इयर्स डिग्री कोर्स देती हैं। ओके। अब जैसे मैं 14 की हूँ, मैं अब इस वक्त 4 साल का इतना लंबा कोर्स प्रॉपर नहीं कर सकती, हाँ, टाइम नहीं होता। तो उसके लिए फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, या तो फिर आपको पैसे चाहिए होते हैं। जैसे अब शॉर्ट कोर्सेज होते हैं इंस्टीट्यूट्स में, वो 5 to 6 months के होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और उसके अलावा फिर आपको साथ इक्विपमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया और सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, जैसे मैंने बताया हर स्टेज पे नया सॉफ्टवेयर खरीदना भी काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है, जैसे महंगे होते हैं या फिर सबको अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि यूट्यूब पे जब फ्री चीज़ें होती हैं तो आप जिसके अंदर एबिलिटी होती है वो उसमें से भी सीख सकता है। एग्जैक्टली तो इतने इंस्टीट्यूट्स होते हैं लेकिन ज़्यादा फायदा यूट्यूब से भी ले सकते हैं जो चाहें तो। बिल्कुल ऐसे ही है। जब अगर आयशा घर पर बैठ के इतनी अच्छी आर्टिस्ट बन सकती हैं तो मेरे ख्याल से फिर आप लोग भी जो हमें देख रहे हैं वो भी, आपके अंदर बस स्किल होने चाहिए और उनको आपने किस तरह इन्हांस करना है, पॉलिश करना है, ये भी आपको खुद ही पता होना चाहिए। जरूरी नहीं आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जाए, किसी इदारे में जाए तभी आपके स्किल निकल सकते हैं, वो पॉलिश हो सकते हैं, आप खुद भी उन्हें पॉलिश कर सकते हैं। आयशा, तो आपको यंगेस्ट फीमेल इलस्ट्रेटर का भी सर्टिफिकेट मिला है, तो जब ये सर्टिफिकेट मिला तो क्या फीलिंग थी आपकी, कैसा महसूस हो रहा था? पहले जब मैंने इलस्ट्रेशंस बनानी शुरू की थी, आई वाज 13, तब मुझे इतना ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं था कि सर्टिफिकेट मिलेगा या कुछ रिकग्नाइजेशन मिलेगी। तब था कि ओ इतना अच्छा लग रहा है, काम कर रही हूँ। तो जब आहिस्ता आहिस्ता जब मैं अभी थोड़ा रिसेंटली मुझे लोग कहते थे कि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में सारा कुछ किया है, तो मैंने जब उस पर रिसर्च वगैरह की तो मुझे पता चला कि लाइक मेरे से छोटा या मेरे जितना भी कोई इलस्ट्रेटर नहीं है। ठीक है। तो उस पर पहले तो मैंने काफ़ी देखा कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन नहीं था। फिर मुझे रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट मिला PBR के नाम से, पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। उन्होंने फिर मुझे अभी थोड़े टाइम पहले यंगेस्ट इलस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया था। तो मतलब मैंने खुद वैसे कुछ नहीं इतना किया था, लेकिन मुझे एकदम से हुआ कि हाँ मतलब हूँ मैं थोड़ी सी शायद। तो फिर उस पर फिर मुझे रिसेंटली उन्होंने अवार्ड दिया था यंगेस्ट इलस्ट्रेटर। तो आयशा, क्या क्या जो प्रॉब्लम्स भी आपको आई होंगी बहुत सारी, तो क्या क्या फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा वैसे नहीं थी क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मुझे। फिर जैसे प्रॉब्लम्स इस तरह से आती थी, स्कूलिंग की आप कह सकते हैं, जैसे एजुकेशन और साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैनेज कर लेती हूँ मैं। थोड़ा सा उस पे हुआ था कि शायद पढ़ाई पे इफेक्ट हो जाएगा और ज़्यादा टाइम उस पे, जैसे मैंने बताया था मैं 3 से 4 दिन लगाती थी एक ही चीज़ पे, तो फिर उस पे भी काफ़ी होता था कि नहीं पढ़ाई ना इफेक्ट हो जाए, काम छोड़ देती हूँ या कुछ, तो उसका हुआ था। वरना सपोर्टर्स तो मेरे पेरेंट्स हैं ही बहुत ज़्यादा, तो सपोर्टिव बहुत ज़्यादा हैं हर स्टेज पे। वरना पढ़ाई के अलावा और कोई इतनी मुश्किलात नहीं है। अच्छा, तो आपको याद है कि आपने पहला जो बनाया था आर्ट पीस कौन सा था? पहला आर्ट पीस मैंने बनाया था, मैंने बताया था ना, मैंने लोगों का थोड़े से बनाए थे पहले तो इलस्ट्रेशंस। उसके अलावा फिर मुझे था कि मैं रेफरेंस लेती थी पहले कहीं से, जैसे मुझे कोई अगर ओरिजिनल इमेजेस भी मिलती थी तो मैं उसमें से पहले उसको इलस्ट्रेशन में बनाती थी। ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद आई कि हाँ अच्छी बनाती हो, लेकिन लाइक मैं रेफरेंस यूज़ करती थी ना, जैसे तो पहले इलस्ट्रेशंस में मेरी थोड़ी सी ना जैसे कलर मर्जिंग नहीं होती थी, थोड़ी सी बेसिक कलर्स के साथ होती थी। तो जैसे जैसे थोड़ा सा करती गई और इक्विपमेंट्स लिए, गैजेट्स लिए, तो उसके साथ फिर अब जैसे थोड़ा सा ना एक ओरिजिनल लुक आती है। ठीक है। लेकिन वरना पहले जैसे प्रॉपर एक लाइनें और ब्लॉक्स वगैरह होते थे तो थोड़ा सा अच्छा लगता था, लेकिन इतना वो रियलिस्टिक लुक नहीं देता था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो अब मर्जिंग होती है कलर्स की, उसके अंदर इफेक्ट्स डालती हूँ मैं, तो वो उसके साथ हो मतलब अब आप प्रो हो गई हैं, ये कह सकते हैं कि अब करते करते प्रैक्टिस करते करते अब आपको पता चल गया है। तो कितना टाइम लगता है एक बनाते हुए? एक इलस्ट्रेशन बनाते हुए मुझे लग जाते हैं कोई 3 से 4 घंटे। जैसे 3 से 4 घंटे। अगर मैं प्रॉपर फोकस में हूँ उसके साथ, लाइक मेरे इर्द गिर्द और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ मैं उस पर फोकस करी, तो मुझे 3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर मेरा ध्यान जैसे कहीं ना कहीं तो चला ही जाता है, जैसे कुछ हो जाता है तो मैं फिर मुझे 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं बनाते। जब पहले शुरू में मैं बनाती थी तब मुझे 3 से 4 दिन लगते थे बनाने में। अच्छा। क्योंकि तब मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हाथों पे नहीं था जिसको कहते हैं, तो इट वुड टेक मोर टाइम उसको। फिर लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया, एक्सपीरियंस आता गया, तो उसको अब मैं दिनों से घंटों में आ गई हूँ। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि दिनों में जब आप सीख रहे होते हैं तो ऐसे ही होता है, आप टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस करते करते आपका फिर हाथ खुलना शुरू हो जाता है, फिर वो टाइम भी कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आयशा, कौन कौन से गैजेट्स चाहिए होते हैं इसके लिए? गैजेट्स मैं जो एक एडवाइस दूंगी सबको कि शुरू में जब आप बिल्कुल नए नए होते हैं, आपने बिल्कुल शुरू किया होता है, तब आपको इतने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो शुरू करने से पहले ही महंगे चीज़ें ले लेते हैं कि हमें चाहिए होंगी, जो कि आपको शुरू में नहीं चाहिए होती है। मैं जो थी पहले एक लैपटॉप यूज करती थी, नॉर्मल जो होते हैं डेल के लैपटॉप। ठीक है। वो मैंने काफ़ी टाइम चलाया और उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी बनती थी। लेकिन जब मैं आहिस्ता आहिस्ता होता गया, जब आपको लगता है कि हाँ मैं
चल रहा है मेरा काम, या फिर यू नो जब आपको एक्सपीरियंस आता है, जब आप टाइम उस पर गुजार लेते हो, तो iPad Pro जो होता है, iPad Pro जो लेटेस्ट iPad है वो भी बहुत अच्छा है इन डिजिटल आर्ट्स के लिए। मैं वो यूज़ करती हूँ अब जो होता है, पहले लैपटॉप करती थी, अब वो यूज़ करती हूँ। तो लेकिन अगर आपने उनको वीडियो में करना है तो उसके लिए आपको लैपटॉप मस्ट चाहिए होता है। तो थोड़ी सी ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन आपको आगे जाके एक मतलब अच्छा काम, एक यू नो प्रेजेंटेशन एक आपको अच्छी दे देती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इक्विपमेंट्स में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। दूसरा, आप आयशा शर्ट्स पर भी इलस्ट्रेशंस बना रही हैं, तो उसके वाले से मैं बताइए, वो डिज़ाइंस किस तरह सोचती हैं और उस पर कितना वक्त लगता है? मैं जो हूँ जो एक्चुअली जो शॉप की या टी शर्ट्स की चीज़ें होती है ना, वो मेरे पे नहीं कस्टमर्स पे डिपेंड करती होती हैं। ठीक है। अब जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल मेरे पास बंदा आता है, तो वो यूजुअली जो होते हैं ना कस्टमर्स, वो मेरी ही इलस्ट्रेशंस को मुझे लाइक बता देते हैं कि जी हमें आपकी ये इलस्ट्रेशन पसंद है, ठीक है, हमें इसको टी शर्ट पे चाहिए या मग पे या फ्रेम पे, व्हाटएवर जो भी उनको चाहिए होता है। अगर उनको उसमें से नहीं होती तो वो अपनी कोई इमेज मुझे भेजते हैं कि आप इसको इलस्ट्रेशन में चेंज करके हमें करके दे दीजिएगा, वरना या तो मेरी खुद की होती हैं या तो वो अपनी भेजते। तो मतलब उसमें ज्यादा मेरे आइडियाज नहीं होते, क्योंकि वो उसकी लाइक कस्टमर की पसंद होती है, मतलब कस्टमाइज होती हैं। तो वो मेरे पे डिपेंड नहीं करता होता, जो भी मैं अपनी मर्जी से बनाती हूँ मुझे कस्टमर बताते कि जी आप इस इमेज को कर दें या फिर आप ये इलस्ट्रेशन डाल दें, तो वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। दूसरा, आयशा आजकल कार्ड्स भी, वेडिंग कार्ड्स भी बहुत ज्यादा चल रहे हैं, वो भी बनाती हैं आप? कस्टमर जी मैं बनाती हूँ। अब जैसे अब कोविड के टाइम में सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया, लोग एक दूसरे को मैसेजेस में इनवाइट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक अच्छे तरीके से करने के लिए मैंने वेडिंग कार्ड्स इलस्ट्रेटेड बनाए थे बहुत ज्यादा ऑनलाइन। तो वो मेरे बिके भी थे, काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किए थे कि अच्छा हुआ था, तो मैंने उस पे भी किया था। और उसके अलावा फिर मैंने एड्स भी बनाने शुरू किए थे इलस्ट्रेशंस के। क्योंकि नॉर्मल एड्स वैसे तो चल रहे होते, लेकिन एक यू नो नया ट्रेंड लाने के लिए, एक नई चीज करने के लिए इलस्ट्रेशन के मैंने एड्स भी बनाए थे वैसे साथ। तो क्योंकि ऑनलाइन का ज़माना हो गया, कोविड आया तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो कार्ड्स वगैरह भी ऑनलाइन कर दिए, व्हाट्सएप कर देते हैं लोग एक दूसरे को, और एड्स वगैरह भी इस तरह के इलस्ट्रेशन अच्छे लगते हैं, जैसे यू नो न्यू लुक। तो वो तो किस तरह किसी एड या कोई इलस्ट्रेशन आप बना रही होती हैं तो उसकी कलर कॉम्बिनेशन और कि ये वाला कलर ये करना है, डिज़ाइन ये बनाना है, खुद ही सब कुछ सोचती हैं या किसी की हेल्प भी लेती हैं? पहले बनाती तो मैं पूरा खुद ही हूँ। अच्छा। जैसे उसकी कलर कॉम्बिनेशन देख लेती हूँ, अगर मतलब जैसे बंदा है उसने शर्ट जौन सी पहनी उसी के हिसाब से जीन्स कर दी वगैरह सारी। जब मैं इलस्ट्रेशन बना लेती हूँ तो अप्रूवल मैं लेती हूँ लोगों से, जैसे मेरे पेरेंट्स होते हैं उनसे मैं एडवाइस लेती हूँ कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। 2-3 फ्रेंड्स को भेजती हूँ कि मतलब एडवाइस, क्योंकि यू नो आपको एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होता है कि दूसरे को कैसा लग रहा है वो। कई दफा ऐसा होता है मैं बना देती हूँ तो मुझे बंदे कहते हैं कि नहीं तुमने ये नहीं अच्छा चेंज किया, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। तो चेंजेस लाती हूँ मैं, लेकिन पूरी पहले खुद बना के उसको फिर मैं दूसरों से एडवाइस लेती हूँ कि अगर कोई छोटे मोटे चेंजेस करने हैं तो आई कैन डू दैट। तो वरना बनाती मैं पूरी खुद हूँ। तो आप इससे पहले जैसे हम लोग स्केचिंग करते हैं या पेंटिंग हम लोगों ने करनी होती है तो पहले उसका पूरा स्केच बनाया जाता है, तब उसके ऊपर पेंट करते हैं, तो इसके लिए भी यही है, पहले पेपर पेंसिल पे स्केच करती हैं, डायरेक्ट गैजेट पे स्टार्ट हो जाती है? वैसे जो होते हैं नॉर्मली आप लाइक ये आपके ऊपर होता है। कुछ होते हैं जिनको लाइक बिल्कुल आईपैड पे या लैपटॉप से ना बिल्कुल स्मूथ नहीं हो सकते क्योंकि आपका हाथ थोड़ा सा होता है जैसे। तो अगर कुछ लोगों को नॉर्मल होना होता है कि जी हमें अपनी तरह से करना है, तो वो आप नॉर्मल पेपर पे स्केचिंग करके उसको फिर आप आईपैड पे करके ट्रांसफर आप उस पर बना सकते हो, तो वो ईजी थोड़ा होता है। लेकिन लोगों पे होता है, अगर आप चाहो तो आप सीधा आईपैड पे बना सकते हो। मैं सीधा आईपैड पे बनाती हूँ। जो स्केचिंग होती है ना, अगर आप पहले करो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले जाता है, क्योंकि आपको पहले उसकी पूरी बॉर्डर्स बनाने होते हैं, स्केच बनाते हो, फिर आप उसको इलस्ट्रेशन में करते हो, तो वो टाइम लेता है। लेकिन स्केच बनाते जो होता है ना वो आपको ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आपके पास एक रेफरेंस पहले से होता है, आप उसके ऊपर बस बना देते हो। ठीक है, तो वो इजी होता है। लेकिन मैं जो हूँ मैं सीधा आप डायरेक्ट गैजेट पर ही बनाना शुरू कर देती हूँ। ठीक है जी, आयशा आसिम हमारे साथ मौजूद थी, डिजिटल आर्टिस्ट हैं और यंगेस्ट पाकिस्तानी इलस्ट्रेटर कह सकते हैं। आयशा, थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, और आपकी जो चीजें हैं देखकर बहुत खुशी हुई। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जिस तरह जनाब यंगेस्ट पाकिस्तानी इलस्ट्रेटर आप कह सकते हैं, तो अगर आयशा घर पर बैठ कर सिर्फ यूट्यूब से सीख कर ये सब कुछ कर सकती है, तो आप जो देख रहे हैं जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अपने स्किल्स को एनहांस करिए और आगे बढ़िए। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जोड़े आसमानों पर बनते हैं, और ये जुमला तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर सुनने को तब मिलता है जब कोई रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो या फिर बहुत ही कमज़ोर होकर टूट जाए, और इस जुमले का सहारा लेकर ख़ुद को तसल्ली दी जाती है। और तमाम वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि जनाब वो अपनी ही ज़िंदगी में अपने बच्चों की जो है शादी देख लें, और उनके अपने ख्वाहिशात होती हैं, अपने ख्वाब होते हैं, और अक्सर औकात तो वो अपने बेटे या अपनी बेटी के लिए आइडियल जीवन साथी का हाका भी अपने जहन में बना लेते हैं। बच्चों की शादी से मुतालिक दुरुस्त इंतखाब में बहुत ज़्यादा होमवर्क, दूरंदेशी सोच, समाजी ताल्लुकात और इंसानी रवैये शामिल होते हैं। शादी किसी भी शख्स की जिंदगी का एक सबसे अहम तरीन मौका होता है, इसलिए आखिरी फैसला लेने से पहले संजीदगी से सोच विचार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हमारे माशरे में रिश्ता तय करते वक्त बहुत सी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, बहुत सी चीज़ों को पसे पुश्त डाल दिया जाता है, और बस एक ही बात का ख्याल रखा जाता है कि जनाब अगर हमने बहू लेकर आनी है तो वो कितनी खूबसूरत होनी चाहिए, और दुनिया देखती रह जाए हमारी बहू को, इतनी वो खूबसूरत होनी चाहिए। लेकिन रिश्ते तय करते हुए जो कंपैटिबिलिटी है और अंडरस्टैंडिंग को ही हम लोग पसे पुश्त डाल देते हैं, जिसके नताइज फिर अक्सर अच्छे नहीं नजर आते। रिश्ते तय करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समिया खालिद है, लाइफस्टाइल कोच है। समिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा समिया, आजकल हम देख रहे हैं कि वालिदैन आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और उनका एक बड़ा मसला होता है कि बच्चों के रिश्ते तय करना। तो वालिदैन कैसे और किस तरह मुमकिन बनाए कि उनके बच्चों के रिश्ते जो है वो अच्छी जगह पर हो जाए? किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उन्हें, और किन चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? जी शादी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, और आप जानती हैं कि हमारी सोसाइटी में शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होती है, बल्कि शादी दो फैमिलीज के दरमियान हो रही होती है। और इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है ना, पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले की जो उनकी लाइफ है वो स्ट्रगल के अंदर गुजर रही है, या उनकी जो लाइफ है वो सिर्फ अपने ही मुताबिक है, मुझे ये पसंद है ये नापसंद है, इस तरह से गुजार रहे होते हैं। बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं, बच्चों को अपनी लाइफ में आज़ाद कर देते हैं। उससे होता क्या है कि बच्चे अपनी पसंद पेरेंट्स के सामने रखते हैं कि हम ऐसी बहू चाहते हैं या हम ऐसा हस्बैंड चाहते हैं। उसका मतलब वो तो बहुत अच्छी बात है, आपके बच्चे ने पसंद कर लिया, लेकिन आपका बच्चा आपके ही घर की वैल्यूज को ही नहीं समझ रहा, तो ये जो नई आने वाली होगी या जिसको वो पसंद कर रहा है उसको कैसे आपकी नॉर्म्स या आपके मिजाज के मुताबिक पसंद करेगा। सो वालिदैन जो बहुत कॉन्शियस हैं, बहुत परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, उन्हें मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आपका बच्चा जब पैदा हो जाता है, आपको पता है कि आपने अब उसके साथ आगे ज़िंदगी गुजारनी है, और उसको जो उनसे उसकी शादी भी करनी है। डे 1 से उसकी ट्रेनिंग ऐसी करें, उसको अपने साथ इन्वॉल्व करें, ताकि उसे अपनी वैल्यूज़ की समझ हो, उसे पता हो कि मेरे पेरेंट्स ये पसंद करते हैं, ये नापसंद करते हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। इस तरह जब वो बड़े होंगे तो उन्हें खुद से सिलेक्ट करने में भी आसानी होगी, इवन देन पेरेंट्स को भी बहुत आसानी रहेगी कि जी हमारा बच्चा इस मजाज का है, हमें ये पसंद, ये ऐसी बहू लेके आनी है। आपको अपने सोशल रिलेशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात होंगे वैसा सोसाइटी में आपका एक इमेज बना होगा, और लोग जो उनसे हैं वो बाद में मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका इमेज देखा जाता है ना, कि आप कैसे हो, आप लोग आपके ताल्लुकात बाकी लोगों से के साथ कैसे हैं, और आप क्या जॉब कर रहे हो, या इवन देन आपकी फैमिली के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी शादी की जाती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो लड़का या लड़की जहाँ जॉब कर रही है वहाँ पे उसके सराउंडिंग्स में उसका लोगों के साथ ताल्लुक कैसा है। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स में ये देखा जाता है कि जी उनके अपनी फैमिली के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। सो पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए अपने सोशल रिलेशनशिप्स में, बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, आप कम ताल्लुकात बनाएं लेकिन अच्छे ताल्लुकात बनाएं। और दूसरा, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की। दूसरा हम देखते हैं कि अगर ख़ास तौर पर लड़की वाली साइड पर भी हम आएंगे, अगर लड़कों वाली साइड की बात की जाए तो लड़के के वालिदैन जो होते हैं वो कई रिश्ते देखते हैं और लड़कियों को जाके देखते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि और रिजेक्ट भी कराते हैं लड़कियों को। तो इस तरह फिर लड़कियां जो है वो अपनी
बहुत सी एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उनके लिए आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो इस तरह के माइंडसेट को हमें फिर किस तरह चेंज करना चाहिए, किस तरह हम लोग अपने वालिदैन को समझाएं कि क्या चीज़ें करनी है? हमारे पाकिस्तानी माशरे का जो सबसे बड़ा अलमिया है ना, वो ये है कि यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। लाइक लोग अपनी बेसिक नीड्स को ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बज़ाहिर देखने में उन्होंने एक ऊपर आउटर कवरिंग की हुई है, ऐसे लगता है कि जी ये बहुत खुशहाल हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको पता है कि मुल्क के हालात में दिन ब दिन महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है या और प्रॉब्लम्स आते जा रहे हैं, तो लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि लड़का और लड़की दोनों जॉब जरूर करें, यानी कि वो दोनों मिलके ही अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं। अब उसके अंदर मैंने देखा कि जो लड़कों के वालिदैन हैं उनकी ये बहुत डिमांड बढ़ती जा रही है कि लड़की बहुत एजुकेटेड हो, सेकंड नंबर पे वो जॉब लाजमी करती हो, और तीसरा जो हमारे यहाँ का एक और अलमिया है कि लड़की खूबसूरत बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें खानदान में अपना नाक ऊंचा करना होता है, किसी को दिखाना होता है कि हमारे बहू है। तो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लड़के के जो वालिदैन है, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि बज़ाहिर खूबसूरती देखने की बजाय आप लड़की के किरदार को देखें, आप उसकी काबिलियत को देखें कि वो कितनी काबिल है, और वो आपके घर के माहौल को अंडरस्टैंड कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। लाइक उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उसके बिहेवियर में होना बहुत जरूरी है। अब होता क्या है, आप बहुत खूबसूरत बहू तो लेके आ जाते हो, 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता महीना बहुत अच्छा गुजर जाता है, उसके बाद जब आपकी उस बहू से डिमांड शुरू होती है कि थोड़ा घर को भी संभाले, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखे, हमारे पास बैठे, वो नहीं करती, क्योंकि उसने ये सीखा हुआ नहीं होता, या हम कह सकते हैं कि उसके मिजाज में ये चीज शामिल नहीं होती। वहां आके क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। वहां फिर अफसोस होता है कि अच्छा काश हम लुक्स की बजाय इस चीज का ख्याल रखते कि उसका किरदार कैसा था, वो उसके बिहेवियर में लचक कितनी थी, वो कितना हमारे में एडजस्ट हो सकती थी। और दूसरा समय एक ये भी चीज़ देखी जाती है कि जब हम रिश्ता कर रहे होते हैं कि लड़की जो है बहुत ज़्यादा अच्छा खासा जहेज़ लेकर आएगी और लड़के का बैंक बैलेंस बड़ा अच्छा होना चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो ये जो लालच है ये क्यों रिश्तों में पैदा हो जाती है? लालच की अगर हम बात करें, हम जिस खिते में पाकिस्तान जो उनसे बरसगीर पाको हिंद में, आपको पता है कि शुरू से ही इस खिते के अंदर एक रस्में रवाज चलते आए हैं जिसके अंदर लड़की वालों के ऊपर हमेशा से ही बर्डन डाला गया कि जी वो ही घर का सामान भी लेके आएगी, जहेज लेके आएगी, इवन देन अब तो गाड़ी की डिमांड भी होती है। कुछ जगहों पे मैंने ये देखा कि लड़का पढ़ा लिखा है, कोई बात नहीं, लड़की ऐसी देखो जो कि उसे एडजस्ट भी करवा दें या खुद करा दें या उसके पेरेंट्स एडजस्ट करा दें। तो बहुत बुरी सोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने बेटों को इतना मजबूत बनाएं, उनको इतनी अच्छी तालीम दें और उसको इतना काबिल बनाएं कि वो आने वाली लड़की को जो है ना खुश रख सके। ये बहुत ज्यादा है कि एक पेरेंट्स उनसे अपनी बच्ची को तालीम भी दें, उसकी अच्छी तरबियत भी करें, और इतना एक्सपेंस उठाने के बाद अब उसकी शादी के ऊपर भी एक्सपेंस उठाएं, अब उसके जहेज पे भी उठाएं। जब भी कोई रिश्ता लालच की बुनियाद पर किया जाता है, उसमें मोहब्बत नहीं होती, तो वो ज्यादा अरसा परवान नहीं चढ़ता। शुरू से ही जिन चीजों में लालच आ जाता है, जिनकी बुनियादें कमजोर होती हैं, हमने देखा है कि वो बिल्डिंग्स में जो हैं वो नहीं कामयाब रह पाती हैं या मजबूत नहीं होती हैं ऐसी बिल्डिंग्स। तो खुदारा मैं वालिदैन से, लड़के के वालिदैन से कहूंगी कि अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया हुआ है ना, आपके घर में हर चीज मौजूद है, तो क्यों आप अपने घर के फर्नीचर को चेंज करने के लिए ये सोच रहे हैं कि हम बहू को ले आए? क्यों आप अपने बेटे को काम करने की बजाय उसकी तालीम पे तवज्जो देने की बजाय ये सोच रहे हैं कि लड़की आएगी तो उसको कामयाब करेगी? आप क्या समझते हैं कि जब ये सब उम्मीदें लेके आप लड़की को लेके आएंगे तो क्या ये ताल्लुकात आगे निभ पाएंगे? आगे वो क्या खुशहाल रह सकेंगे दोनों? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा मुझे बताइएगा समिया, क्या आपको क्या लगता है बहुत से जो रिश्ते टूटते हैं उनकी क्या वजूहात होती हैं? क्या बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है फैमिली की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से उनके दरमियान, या फिर उनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए भी बहुत सारे रिश्ते जो है वो कमज़ोर होकर टूट जाते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बहुत बड़ी वजह एक्सपेक्टेशंस हैं। आप जिसका जो भी रोल है ना शादी के बाद, अगर एक बहू है या एक हस्बैंड है या एक सास है या एक नंद है, इन्होंने
उन्होंने अपनी अपनी जगह पे ना कुछ उम्मीदें लगाई हुई होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारी बहू आएगी तो ये सब कुछ करेगी, मेरे पाँव दबाएगी, किचन को आते ही संभाल लेगी। बहू को ये उम्मीद होती है कि बस मैं होंगी, मेरा मियाँ होगा और मुझे कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो नंद होती है उसकी एक माइंडसेट होता है कि मैं एक भाभी नहीं एक बहन लेके आ रही हूँ, वो मेरे साथ उसी तरह एडजस्ट हो जैसे मैं चाहती हूँ। अपनी अपनी जगह पे एक्सपेक्टेशंस होती है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं होता। हम ये सब डिस्कस नहीं करते, बताते नहीं है और उसकी वजह से क्लैशेस आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बहू हूँ और मैं घर में गई हूँ और मेरी एक्सपेक्टेशंस और हैं कि मेरी जो सास है मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार करें। अब सास जो होती है वो मुझे बेटी नहीं समझ रही, बहू समझ रही हैं और वो ये उम्मीद रख रही हैं कि आते साथ ही ये अपने कामों को लग जाए या ये घर के माहौल को अंडरस्टैंड कर ले। ऐसा नहीं होता। आपको रिश्तों में स्पेस देनी पड़ती है, आपको रिश्तों को बनाने के लिए टाइम देना पड़ता है। आप देखेंगे वो बच्चा जो आपके साथ 20 साल या 30 साल रहा, उसके बाद आपने उसकी शादी की, उसके साथ भी तो आपके पर्सनालिटी क्लैशेस होते हैं ना। तो फिर जो लड़की कल को भी आई है, उसको हफ्ता 10 दिन हुए, वो कैसे फौरन से आपके अंदर मिक्सअप हो सकती है। एक ही फैमिली से भी अगर आप सपोज कजन मैरिजेस भी है ना, तो उसको भी अपनी खाला के या चचा के घर में आके एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। सो स्पेस देनी चाहिए, रिश्तों में एक्सपेक्टेशंस कम रखनी चाहिए ताकि आपको थोड़ी सी भी कोई आपको केयर मिले तो आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिल सके। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है, मतलब जिस तरह शादी से पहले लड़कियों को समझाया जाता है और उनकी तरबियत की जाती है शादी के हवाले से कि ये बाद में जाके चीज़ें होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिनको आपने फुलफिल करना है, तो क्या लड़कों को भी शादी से पहले ये काउंसलिंग देनी चाहिए, ये बातें बतानी चाहिए, उनकी भी तरबियत करनी चाहिए कि शादी के बाद उसने क्या रोल जो है प्ले करना है, बीवी को कहाँ रखना है, वालिदैन को कितना रखना है? एग्जैक्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स होने चाहिए जिसके अंदर बेटे को ये तालीम दी जाए, ये बताया जाए कि हाउ टू हैंडल ए फैमिली, हाउ टू हैंडल योर वाइफ एंड योर मदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपने आप को एक साइड पे लड़के कर लेते हैं, भाई तुम जानो और मेरी मदर जाने, तुम अपने ताल्लुकात बनाओ, मुझे अंदर न लेके आओ। समटाइम क्या हो रहा होता है कि वो माँ भी सारी बातें बेटे के कान में बता रही होती है, उधर से बीवी भी बता रही होती है, तो जो खूबसूरत रिश्ता शुरू में बन रहा होता है वो बनने से पहले ही खराब हो जाता है। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लड़के की ट्रेनिंग, उसके बिहेवियर में स्टेबिलिटी और साथ साथ ये कि उसको पता हो कि रिश्ते निभाने कैसे हैं, मुझे अपनी मदर को किस जगह पर रखना है, मुझे अपनी बीवी को किस जगह पर रखना है। अगर वो ये समझ रहा है कि वो लड़की जो आएगी वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगी तो ये बहुत बड़ी भूल है। हो भी सकता है कि वो हो भी जाए लेकिन शायद उसको एडजस्ट होने में इतना टाइम लग जाए कि जो आपस की उनकी इज़्दिवाजी जिंदगी है वो बुरे तरीके से डैमेज हो जाए। तो मैं ये वालिदैन को कहूंगी कि आप छोटे होते से ही जैसे बेटियों की तरबियत शुरू कर देते हैं, खुदारा बेटों की तरबियत पे भी फोकस करें, उनको घर की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करें, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो उनकी है वो आप पे डिपेंड करती है, आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि ताल्लुकात कैसे बनाते हैं, कैसे लोगों के साथ बैठा जाता है, कैसे बात की जाती है। ये ट्रेनिंग नहीं होगी तो कभी भी जो उनसे अच्छे ताल्लुकात नहीं बन सकते। और दूसरा समिया, हम देखते हैं कि अरेंज मैरिजेस से ज़्यादा जो तलाक की रेशो है या रिश्ता टूटने की रेशो है वो लव मैरिजेस की होती है। इनकी क्या बुनियादी वजूहात आपको लगती हैं? अगर लव मैरिज है तो फिर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, फिर क्या बाद में क्या ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं कि आपकी बात तलाक तक पहुँच जाती है? पता है, लव मैरिजेस की अगर आप रेशो देखो ना तो ज्यादातर यंग अडल्ट्स लव मैरिजेस का प्लान करते हैं। एडोलेसेंट स्टेज से निकलते साल जब आप 20-22 साल के होते हो तो आपके अंदर एक इमोशनल चेंज आता है या बाय डिफॉल्ट ही आपकी एक डिजायर होती है कि मुझे अब इस रिश्ते में बनना है, अब मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। अब होता क्या है कि सराउंडिंग्स में उन्हें जो भी मिला, फॉर एग्जांपल कोई क्लास फेलो है या कोई कोलीग है और उसके साथ थोड़ी सी भी ना हो गई तो उन्हें लगता है कि शायद इससे ज्यादा अच्छा मुझे अंडरस्टैंड करने वाला कोई है ही नहीं। एडोलेसेंट स्टेज 12 साल से 18-20 साल तक की एज ऐसी होती है जिसके अंदर आप सेल्फ आइडेंटिटी अपनी बना रहे होते हो। बच्चे को वालिदैन की बहुत जरूरत होती है। वो बच्चे जो अपने वालिदैन के साथ इस एज में एडजस्ट नहीं हो पाते, यंग एज में जाके सबसे पहले लव मैरिजेस का वो सोचते हैं। उन्हें ये ट्रस्ट ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच भी सकते हैं, या उन्हें ये लगता है अगर उन्हें ये हो भी कि हमारे पेरेंट्स सोच लेंगे फिर भी उन्हें अपने आप पे ट्रस्ट ज्यादा होता है और वो
हाथ में नहीं देना चाहते। अब ये कि 2, 4, 5 दिन की मुलाकात के बाद वो उन्हें ये पता नहीं होता कि शादी के बाद सिर्फ आपस में गपशप ही नहीं रहनी, बल्कि हम दोनों ने मिल के अब आगे इस रिश्ते को निभाना भी है। वो ट्रेनिंग उनके पास होती नहीं है। बाकी रोल प्ले कर देता है हमारा मीडिया, जिसके अंदर ऐसे ड्रामेज हैं, ऐसी मूवीज हैं, इवन देन अब आपको पता है कि यूट्यूब पे, नेट के ऊपर हर चीज अवेलेबल है। तो वो इतनी फैंटेसी होती है बच्चों के लिए कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ पाती है कि शादी के बाद हमने जब घर को चलाना होगा तो हमें कुछ पैसे भी लगाने होंगे, हमें जब घर को चलाना होगा तो हमें घर के अंदर पार्टिसिपेशन भी शो करनी पड़ेगी, बीवी के कुछ राइट्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, हस्बैंड के कुछ राइट्स हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। अपने जो राइट्स होते हैं उनके लिए तो हर कोई बात करता है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हर कोई घबरा रहा होता है। यूं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर दूसरी मैंने एक चीज और बहुत ज्यादा देखी कि हो गया आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, जो वाइफ है, हस्बैंड है, वो भी बहुत अच्छा आपके साथ कर रहा है, लेकिन ये जानने की कभी कोशिश नहीं की जाती कि उसको चाहिए क्या आपसे। बहुत से रिश्तों में ये होता है कि वाइफ ने उसकी केयर करने की हद कर दी, उसके कपड़े, जूते, हर चीज हस्बैंड की वो टाइम पर रख रही है, हस्बैंड जो था उसकी केयर करना चाह रहा है, लेकिन उसको ये चीजें चाहिए ही नहीं है। उसको एक बीवी चाहिए, एक फ्रेंड चाहिए जिसके साथ वो अच्छे ताल्लुकात बना सके, जिसके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके, और वो जब उसे नहीं मिलता तो वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। सेम इसके ऑपोजिट भी होता है। कुछ लड़के ये चाह रहे होते हैं कि जी हमारी जो बीवी है बस घर पे को ज्यादा देखे और इसके अलावा जो उनसे हमें और कोई चीज नहीं चाहिए, जबकि लड़की की एक्सपेक्टेशंस और हों। ठीक है जी, समिया खालिद हमारे साथ मौजूद थी, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लाइफस्टाइल कोच भी हैं, और आज हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे रिश्तों के हवाले से कि वालिदैन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन पे गौर करना चाहिए, और अगर लड़का लड़की हैं उन्हें भी किस तरह अपना रिश्ता जो है आगे लेकर जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग किस तरह की होनी चाहिए। समिया, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।